हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गो एकेडमी। गो एकेडमी पर आप सबका वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज की इस क्लास के अंदर हम ऑनलाइन इम्तिहान में जो पिछले बार सीटेट के एग्ज़ाम में उर्दू के कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए थे, कि पेडागोजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और समझेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अहम है। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का, हर एक लेसन का इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन में लोग डिस्कस करेंगे। बस पूरी क्लास को आप आराम से और ध्यान से समझने की प्रयास कीजिएगा। देखिए, पेडागोजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आपके जो पैसेज होते हैं वो तो आप बना ही लेंगे, कैसे बनाना है मैंने आसान तरीका बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए कि इबारत को कैसे हल करें। तो पहला क्वेश्चन है उस्ताद अपनी क्लास के बच्चों के साथ सरगर्मी के दौरान तामुल करता है। तामुल बोलते हैं इंटरेक्शन को, है ना। जो बच्चे से आपस में, जो टीचर बच्चे से जो इंटरेक्ट करता है, बातचीत करता है, उसी को तामुल करते हैं। तो सरगर्मी करवा रहा है कोई टीचर और उसके दरमियान बच्चों से इंटरेक्ट भी कर रहा है, बातचीत भी कर रहा है। तो क्या कर रहा है ऐसे में? सियाक में ज़बान और तस्दील के फ़रोग़ में मदद कर रहा है। संदर्भ में बच्चों की जो कम्युनिकेशन की जो स्किल है उसको बढ़ाने में मदद कर रहा है। सही बात है। खेल के दौरान ज़बान की आमोजिश को गराबार बना रहा है, यानी कि मुश्किल बना रहा है। यहाँ पर मुश्किल नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि आसान और सहल बनाया जा रहा है। देखिए, जो भी नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव आपके ऑप्शंस हैं, उसको आप ऐसे ही कट कर सकते हैं, तो आसानी से बहुत सही आंसर की तरफ आप पहुंच सकते हैं। ठीक है। मालूमात का मुस्तनद माखज़ फराहम करता है। यहाँ पर इस तरह की कोई रिसोर्स और संसाधन देने की बात क्वेश्चन के अंदर नहीं की गई है, तो ऐसे आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है, जबान के खेल के जरिए घर की जबान की आमोजिश में मदद कर रहा है। कि जो घर की जबान है, मादरी जबान है, उसको सीखने में मदद कर रहा है। यहाँ पे मादरी जबान की कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि जनरली कोई एक्टिविटी, कुछ सरगर्मी, क्रियाकलाप कर रहा और बच्चों की उसमें सहायता कर रहा, इंटरेक्ट कर रहा है। इस तरह के काम को, इस तरह के सपोर्ट को सियाक में मदद करने को कहते हैं। सियाक में जबान और तस्सील के फरोग में मदद करते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। बच्चे अपने इर्द गिर्द जबानें बोलते हुए सुनते हैं। दो जबानों से शनासाई, यानी कि दो जबानों से शनासाई, दो भाषाओं को जानने से क्या होता है? और क्वेश्चन में यही पूछा जाता है। अगर बच्चे दो जबान बोल रहे हैं या दो से ज्यादा जबान बोल रहे हैं तो क्या होगा इससे? ऑप्शंस में समझिए। बच्चों के लिए नुकसानदेह होगी? नहीं। दो जबान जानना बच्चों के लिए कतई नुकसानदेह नहीं हो सकती, बल्कि मुफीद होगी। क्यों मुफीद होगी उसको भी समझिए। क्योंकि एक जबान दूसरी जबान को सीखने में सपोर्ट करती है, मदद करती है। ठीक है। बच्चों के लिए मुफीद होगी, सही बात है। बच्चों के लिए मुफीद होगी, बिल्कुल मुफीद होगी। उनकी कैरियर में, उनको कैरियर में आगे बढ़ाने के लिए और ज़बान को सीखने में उनके लिए बिल्कुल मुफीद होगी। मुफीद यानी कि फ़ायदेमंद होगी, बेनिफिशियल होगी, लाभदायक होगी। ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, फ़ायदा होगा। एक दूसरे में मुखिल होती है, यानी कि खलल डालती है, रिस्ट्रिक्शन बनती है, बैरियर बनती है, ये भी बिल्कुल गलत बात है। मैंने इससे पहले कई क्लास में डिस्कस कर दिया है कि भाई, एक जबान, एक भाषा दूसरी भाषा को सीखने में सपोर्ट करती है, रुकावट कतई नहीं बनती है। इस तरह के ऑप्शन को बहुत आसानी से आप बिला झिझक काट दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस क्लास के बाद इस तरह के क्वेश्चन आप
कभी भी गलत करके नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, बच्चों की जबान के फरोग का सबसे अहम पहलू, सबसे अहम एस्पेक्ट डैश है, यानी कि क्या है, समझिएगा। बच्चों की जबान को फरोग करना है, बच्चों की भाषा का विकास करना है, तो उसके लिए सबसे अहम क्या है, उस जबान से रूबरू होना, यानी कि जो जबान सिखाना चाह रहे बच्चों को उस जबान से रूबरू किया जाए, इंटरेक्ट किया जाए, उसे सीखने का मौका दिया जाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। उस जबान की मश्क, एक्सरसाइज से बेहतर यह है कि बच्चे को ऐसे मौके, ऐसे अवसर दिया जाए जहाँ पे बच्चे खुद जबान सीखे, गलतियों की इस्लाह, बड़ों की नकल। देखिए ये तीनों ऑप्शन 2, 3, 4 के मुकाबले में जो ऑप्शन नंबर 1 है, जहाँ पर बच्चों को रूबरू किया जा रहा है जबान सीखने का, और अपने सलाहियत के हिसाब से बच्चे जबान सीख रहे हैं, वही ना कहीं एक चाइल्ड सेंटर तिफल मरकूज वाला ऑप्शन है, तिफल मरकूज का अवसर दिया जा रहा है इस ऑप्शन के अंदर। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। सबसे अच्छा तरीका होता है कि बच्चे को जबान सीखने के एक वातावरण बना दिया जाए, उसे ग्रुप में सिखाया जाए और सीखने का मौका दिया जाए। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, लिखना सीखने में आड़ी तिरछी लकीरें, आड़ी तिरछी लकीरें यानी कि तिरछी लकीरें को ड्रॉ करना करें करें ठीक है, बनाना एक अहम कदम है, क्योंकि बच्चे कोशिश करते हैं। कोशिश किस चीज़ की करते हैं, यानी कि ये आड़ी तिरछी लकीरें बनाना, इस तरह की जो एक्टिविटी है, ये किस चीज़ में सपोर्ट करेगी, समझिएगा। पेंसिल और कलम को पकड़ने के पहले दिन से रुख और लफ्ज लिखने की, किसकी कोशिश करते हैं, इस तरह से लिखने की, यानी कि बच्चे कुछ न कुछ लिखने की प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अपने लंबे निशानात को बामाना बनाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए, है ना, या फिर पढ़ने लिखने और आदात के साथ कुछ वक्त गुजारने का, या फिर बड़ों के नकल का, जो बड़े लिख रहे हैं उसको नकल करने का। बहुत आसान सवाल, बहुत इजी सवाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सही जवाब तक पहुंच गए होंगे। देखिए इस तरह की जो लिखता है बच्चा, क्यों लिखता है, इसलिए लिखता है ताकि उसके जो आ, लिखने का अमल है, उसके जो लिखने का कार्य है, वो बामाना हो जाए। ठीक है, क्यों भाई लिखता बच्चा क्यों है, ताकि वो मीनिंगफुल लिखने लगे, सही लिखने लगे। तो अपने लिए निशानात को बामाना बनाने की कोशिश कर रहा है बच्चे। इब्तदाई दौर में क्या करता है, प्रयास ही तो करता है लिखने का। ठीक है, तो इस तरह की जब लिखता है बच्चा, तो गोया कि वो अपने लिए निशानात को बामाना बनाने की कोशिश कर रहा होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन तीनों ऑप्शन के मुकाबले में ऑप्शन नंबर 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर 2 ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कुछ किसी भी चीज़ का जो बच्चा प्रयास करता है सीखने का, चाहे बोलना हो, लिखना हो, तो उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, दर्ज झेल में से कौन बयान दुरुस्त है। 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको छांटना है कि कौन सी बात सही है। और इस तरह के स्टेटमेंट का पैटर्न यही है, गधान छांटने का, स्किप करने का या मिलाने का। तो इस तरह से आपको बेहतरीन से क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। कौन सी बात गलत है, हाथ से लिखना और लिखना ही एक चीज है, हाथ से लिखना और लिखना ही एक चीज है। ये बात उल्टी सीधी सी लग रही है, हाथ से लिखना और लिखना ही एक चीज है। चलिए रहने दीजिए। लिखना ख्यालात का इजहार है, लिखना ख्यालात का इजहार है। बिल्कुल, लिखने से आप अपने विचार को व्यक्त करते हैं, रखते हैं, दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 तो सही है, गलत तो हो नहीं सकता। हाथ से लिखने का मतलब कागज पर हरूफ को उतारना है, यानी कि जो हाथ से लिखता है बच्चा, उसका मतलब ये है कि वो कागज से
पर हरूफ को उतार रहा है। तो ये कोई मकसद नहीं होता है कि कागज पर हरूफ को उतार रहा है, ठीक है। तो ये बात भी कुछ सही नहीं लग रही। लिखना एक तैयार शुदा माल है, लिखना पहले से तैयार रहता है, ऐसी कोई बात नहीं। लिखने का अमल बच्चे सीखते हैं, प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं कि वो पहले से लिखने की सलाहियत उसमें मौजूद रहती है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 हमें पूछा गया कि कौन सा बयान दुरुस्त है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही बात है। जो लिखना है, लिखने से आप अपने ख्यालात को इजहार करते हैं। चारों के चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं लिखने की बात कह रही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 लिखने से रिलेटेड बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बल्कि लिखने का मकसद जब लिखता है तो इससे मतलब ये है कि बच्चे अपने ख्यालात को पेश कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत गौर से और ध्यान से बनाने की जरूरत है। अक्सर ऐसे इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे गलती करके आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। हाथ आंख में बाहमी ताउन, यानी कि हाथ आंख का दोनों का कोऑपरेशन हो तो डैश महारत को फरोग देने में मदद करेगा। जब हाथ और आंख दोनों का तालमेल हो, ताउन हो, तो कौन सी महारत डेवलप होगी, कौन सा स्किल, कौन सा कौशल बढ़ेगा। समझिएगा क्वेश्चन को। हाथ का ताल्लुक कहीं ना कहीं लिखने से है, हरकी महारत से। क्वेश्चन को समझिए। हाथ आंख दोनों में कॉपरेट होगा, दोनों में तालमेल बैठेगा तो डैश महारत की फरोग होगी। सुनना हाथ से सुनता नहीं, बोलना हाथ से बच्चा बोलता नहीं, खुश खत लिखना बिल्कुल हाथ से लिखता है। लिखने का ताल्लुक हाथ से है। जब हाथ और आंख दोनों का तालमेल बैठेगा, दोनों का कॉपरेशन होगा, दोनों एक्टिव रहेंगे, दोनों सेंसेस, तो बहुत अच्छा लिखने लगेगा। खुशखत लिखने की जो कौशल है वो डेवलप होगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी भी प्रकार का डाउट आपको नहीं होना चाहिए, पढ़ता हाथ से नहीं है बच्चा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, हालांकि महारत भी लिखना और ड्राइंग बनाना, पिक्चर बनाने से ताल्लुक रखता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। स्कूल में बुनियादी सतह पर बच्चे को उसके घर की जबान में तालीम दी जानी चाहिए, क्यों? जो बुनियादी सतह पर बेसिक स्टेज में बच्चों को मादरी जबान में पढ़ाने की शिक्षा देने की बात कही जाती है, इसका क्या उद्देश्य है? समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत और कॉन्सेप्ट। ये उनकी तदरीसी आमोजिशी अमल में शामिल होने में मदद करता है, यानी कि जो तदरीस का अमल है उसमें ये सपोर्ट करता है कि बच्चे को अगर मादरी जबान में तदरीस की जाए, बच्चों को अगर मादरी जबान में पढ़ाया जाए तो उसको सपोर्ट करेगा और अच्छी आसानी से सीख जाएंगे, क्योंकि मादरी जबान बच्चों की एक नेचुरल जबान होती है जो अपने आप से सीखता है, ठीक है। ठीक है, सही बात है। स्कूल की जबान सीखना कम अहम है, इसलिए मादरी जबान में पढ़ानी चाहिए। देखिए, कम, थोड़ा, सिर्फ, ये सब नेगेटिव बातें समझी जाती हैं पेडागोजी में। इस तरह की बात को आप ऐसे काट सकते हैं। स्कूल की ज़बान में नए मालूमात की तस्सील होती है, इसलिए स्कूल की ज़बान में नए मालूमात की तस्सील होती है, इसलिए मादरी ज़बान में देनी चाहिए, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों गलत बात है? स्कूल की ज़बान भी ज़रूरी है, लेकिन बेसिक स्टेज में बुनियादी सतह पर मादरी ज़बान में तालीम दी जानी चाहिए। ये क्लासरूम में खामोशी को तक़वियत बख्शता है, इसलिए इस तरह का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि मादरी ज़बान में इसलिए पढ़ाया जाए ताकि बच्चे खामोश रहें। मादरी ज़बान में इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चे का जो आमोजिश का अमल है, लर्निंग का प्रोसेस है, वो इफेक्टिव हो और बच्चे उसको ज़्यादा इंटरेक्ट और कर पाएँ और दिलचस्पी लें, इसलिए उनको मादरी ज़बान में तालीम दी जाने की बात कही जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं पर किसी तरह का डाउट आपके मन में अगर है तो अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन समझिए, स्कूल के इब्तिदाई अय्याम में बच्चे के घर की ज़बान का इस्तेमाल, स्कूल के जो शुरुआती दिन होते हैं बच्चे के घर के ज़बान, जो मादरी ज़बान, घर के ज़बान यानी कि मादरी ज़बान का इस्तेमाल करता है। तो ऐसे में क्या होता है, असातिज़ा पर बोझ को बढ़ाता है। मैंने कहा कि इब्तिदाई दौर में मादरी ज़बान का इस्तेमाल करना चाहिए और ये पॉजिटिव बात है, नेगेटिव बात नहीं है, ठीक है। तो असातिज़ा को बोझ बढ़ाता है, बोझ तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ाता है, ये नेगेटिव बात है। ठीक है, जब पॉजिटिव क्वेश्चन हो तो नेगेटिव बात को आप छांट सकते हैं। ज़्यादा फिक्री और सबके लिए ग्रामार है, ग्रामार यानी कि मुश्किल है, लफ्ज़ को समझिए, बिल्कुल गलत बात है। हमेशा आमोज़िशी मकासद को बेहतर बनाने में मदद करता है, जो आमोज़िश के मकासद हैं उसको बेहतर बनाने में मदद करता है। चलिए सही बात है, जो आमोजिश का पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, बेहतर बनाया जा सकता है। घर से बआसानी स्कूल पहुंचाने में रहनुमाई करता है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो इब्तिदाई दिनों में बच्चे घर के ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो उससे बच्चे का कहीं ना कहीं स्कूल से अटैचमेंट बढ़ता है। ऐसा नहीं कि अगर उसकी मादरी ज़बान को फौरन रोक दिया जाए, जो बच्चा सीख के आ रहा है तो बच्चे से वो स्कूल से वो कट जाएगा। तो सबसे जो अहम मकसद ये है कि वो घर से आसानी स्कूल पहुंचाने में रहनुमाई करता है ना। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 और 4 में आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि पेडागोजी के क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो होते ही हैं, लेकिन आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, तकमीली अंदाजा कद्र का बुनियाद मकसद क्या है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तकमीली अंदाज़े कद्र, दो तरह का असेसमेंट, तकमीली और समेटिव और फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट, जिसको आगमन और सॉरी समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो तकमीली अंदाज़े कद्र यानी कि समेटिव असेसमेंट, ऐसा आकलन जो हम जिसके तहत हम बच्चों को ग्रेड देते हैं, मार्क्स देते हैं, कुछ ना कुछ नतीजे पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जब हम अंदाज़ा कद्र करते हैं, आकलन करते हैं, तो इसका मकसद क्या होता है। बहुत आसान सवाल है, इससे पहले हमने कई क्लास में डिस्कस किया है। तकमीली अंदाज़ा कद्र जो सेमेस्टर के आखिर में या ईयर के आखिर में लिया जाता है, जिसमें बच्चे को पास फेल नंबर दिया जाता है, उसे तकमीली अंदाज़ा कद्र कहते हैं। तो इसका मकसद क्या होता है समझिएगा क्वेश्चंस में। हसूल याबी में बेहतरी लाना, देखिए हसूल याबी में बेहतरी लाना ये तकमीली अंदाज़ा कद्र का बुनियादी मकसद नहीं होता है। बुनियादी मकसद हसूल याबी में बेहतरी लाना, जो दौरान तदरीस हम जो आकलन करते हैं बच्चों को, उसका मकसद होता है, ठीक है। मुताले की इकाई की शुरुआत में तलबा की फ़हम के बारे में मालूमात करना, मुताले की जो क्लास के शुरू में हम तकमीली अंदाज़ा कद्र नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये बात गलत हो गई। तदरीस और तलबा की आमोजिश में बेहतरी के लिए तलबा की फ़हम मौजूदा सतह का अंदाज़ा करना, ये भी हम तकमीली अंदाज़ा कद्र का बुनियादी मकसद नहीं बनाते हैं, बल्कि इस तरह का मकसद जब हम दौरान तदरीस आकलन करते हैं, पढ़ाने के दौरान जो अंदाज़ा कद्र करते हैं उसमें होता है। देखिए सबसे बड़ा जो मकसद होता है कि हसूलियाबी की जांच और मेयार का क़याम। मेयार का क़याम को समझिए, शब्द को मेयार का क़याम मतलब ये है कि बच्चों को नंबर देना कि किसने कितने नंबर लाए, कौन फर्स्ट डिवीज़न किया, कौन सेकंड। इस तरह के जांच का यही मकसद होता है, जहां पर बच्चों को हम ग्रेड देते हैं, नंबर देते हैं, वही होता है तकमीली अंदाज़ा कद्र, ठीक है। जो बच्चे, जैसे आपने डीएलएड किया होगा, तो डीएलएड के दौरान अगर आपने रेगुलर क्लास किया होगा तो बहुत सारे बीच बीच में टेस्ट लेते हैं सर, है ना, टीचर्स। जो आपने सेमेस्टर के एग्जाम दिया होगा जिसमें आपको नंबर मिलते हैं, उसे तकमीली असेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, तकमीली अंदाज़ाए कद्र। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मैं उम्मीद करता हूं कि तकमीली अंदाजा कद्र आप आसानी से समझ गए होंगे, इसको आप गलत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, मुख्तलिफ हालात में जबान के मौसर और मुनासिब इस्तेमाल के लिए ज़रूरत होती है। अगर आप ज़बान को मौसर तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और एप्रोप्रिएट वे में आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरत, कवायद के उसूलों की जानने की, जो व्याकरण की जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल हैं व्याकरण, उसको जानेंगे तभी आप सही इस्तेमाल कर पाएंगे। कवायद के तमाम निकात की तारीफ को जानने की जो पॉइंट्स हैं उसको समझने की, कवायद की तरफ मुनज़्ज़म तवज्जो देने की, या सियाक में कवायद के इस्तेमाल पर इसरार की। देखिए, सबसे अहम बात क्या होती है कि आप कवायद को सियाक में किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सियाक बोलते हैं संदर्भ को, कॉन्टेक्स्ट को। मैंने इससे पहले कई क्लास में डिस्कस किया है आपसे, जो कवायद पढ़ाने का सबसे अच्छा और आसान तरीका होता है वो सियाक में होता है। सियाक में जब पढ़ाएंगे बच्चों को संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में, तो बच्चा बहुत आसानी से जबान के जो व्याकरण है उसको समझ जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मुख्तलिफ हालात में जबान के मुअस्सिर और मुनासिब इस्तेमाल के लिए क्या ज़रूरी होती है। जब आपको ये वाली कला आ जाएगी, ये वाली स्किल आ जाएगी, सियाक में आप पढ़ा सकते हैं कवायद को, तो आप बहुत आसानी से जबान को पढ़ा सकते हैं, जबान को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, जबान के क्लास रूम के बारे में दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है जबान के क्लासरूम में, भाषा के कक्षा में। ठीक है, क्लास में शोरगुल का मतलब है कि तलबा आमोजिशी अमल में शामिल हैं। शोरगुल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बच्चा लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, लर्निंग कर रहे हैं। या फिर मुनज़्ज़म क्लास वो है जहां तलबा आराम से बैठे और उस्ताद पढ़ा रहे हैं। देखिए, मुनज़्ज़म क्लास क्या हम उसको मान सकते हैं जहां पर बच्चे बिल्कुल पैसिव हों, कुछ नहीं कर रहे हों और उस्ताद पढ़ा रहे हों, यानी कि टीचर सेंटर हो, बच्चा कुछ भी इन्वॉल्व ना हो। ये बिल्कुल ही गलत और मनफी बात है। मुनज़्ज़म क्लासरूम ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सोचना, जोड़े और तबादला ख्याल पूरी क्लास को सरगर्मी में शामिल होने का तरीका है। बिल्कुल सही बात है। जब हम ग्रुप में लर्निंग कराएंगे, पीयर ग्रुप होगा, पीयर में लर्निंग कराएंगे, ग्रुप में लर्निंग कराएंगे, तो ये अच्छा क्लास का एक सिंबल है, निशानी है। उस्ताद तलबा से कहानी में रोल प्ले करवाता है, रोल प्ले करवाना भी एक अच्छा अप्रोच समझा जाता है। हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है, तो ये बात सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्लास में शोर-गुल का मतलब है कि तलबा आमोज़िश अमल में शामिल है। कहीं ना कहीं बच्चे की आवाज़ तो आती है, साउंड तो आता ही ना, तो वो बात सही समझी जाती है। इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, कवायद की मश्क होना चाहिए। जो कवायद की जो एक्सरसाइज हो, व्याकरण की, व्याकरण का जो अभ्यास होना चाहिए, किस पर होना चाहिए, सियाक के मुताबिक, जिंदगी मरकूज, पूरे तौर पर कवायदी उसूलों पर मरकूज, या याददाश्त मरकूज। आप सही आंसर तक पहुंच गए होंगे। मैंने बार बार इस तरह की क्वेश्चंस आपसे कराए। मैंने इसलिए कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हिंदी पेडागोजी, उर्दू पेडागोजी, जो भी आपके दोनों लैंग्वेज में, सब में पूछा जा सकता है। सियाक यानी संदर्भ के मुताबिक कवायद के एक्सरसाइज होना चाहिए, मश्क होना चाहिए। ये सवाल देखते ही जवाब का आंसर दे देना चाहिए आपको। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, दर्ज झेल में से कौन सी तजवीज नोम चॉम्स्की की है। नोम चॉम्स्की से बार बार पूछा जा रहा है। आप समझिए, नोम चॉम्स्की की थ्योरी मैंने बता दिया है कि जब नोम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चों के अंदर किसी भी जबान को सीखने की सलाहियत, इस्तेदाद, योग्यता, एबिलिटी जन्मजात होती है। ठीक है, समझिए ऑप्शंस में, बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें जबान की कोई बुनियादी सलाहियत नहीं होती है, ये नोम चॉम्स्की साहब बिल्कुल भी नहीं कहते। ठीक है,
बच्चे जिस माहौल में पैदा होते हैं उसी के मुताबिक रफ्तार और मुख्तलिफ अंदाज में जबान सीखते हैं, या फिर जबान सीखने की पैदाइशी इस्तेदाद होती है। बिल्कुल सही बात है नोम चौमस्की साहब, यही तो कहते हैं कि बच्चों के अंदर जबान सीखने की जो सलाहियत होती है, इस्तेदाद बोलते हैं योग्यता को, एबिलिटी को, इन्नेट पावर को, ठीक है, तो बच्चों के अंदर वो पहले से मौजूद होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कहीं कुछ बहुत ज्यादा रखा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, इस्तिक़राई रवैया बहुत इंपॉर्टेंट। इस्तिक़राई और इस्तिख़राजी दो तरीके बहुत मशहूर तरीके हैं, पेडागोजी की क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, आगमन और निगमन विधि, ठीक है। तो इस्तिक़राई यानी कि इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि क्या होता है? आगमन विधि जहां पर हम बच्चों को पहले मिसाल कुछ उदाहरण निकलवाते हैं, अक्स करते हैं, फिर उसके बाद प्रिंसिपल की तरफ, रूल की तरफ, व्याकरण की रूल की तरफ हम जाते हैं, सिद्धांत की तरफ जाते हैं, ठीक है। पहले मिसाल फिर सिद्धांत, यही होता है इस्तिक़राई मेथड। इसके बरखिलाफ इस्तिख़राजी, जहां पर हम पहले सिद्धांत बताते हैं, रूल्स बताते हैं, उसके नियम बताते हैं, फिर उसके बाद हम मिसालों की तरफ जाते हैं, समझिएगा, ठीक है। मैंने तीनों भाषा में बता दिया, इस्तिक़राई यानी कि इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमन विधि, ठीक है, और इसके खिलाफ और जो तरीका यूज होता है इस्तिख़राजी, जिसको बोलते हैं निगमन विधि, जिसको बोलते हैं डिडक्टिव मेथड, ठीक है। आपने इंग्लिश रखा है तो उसका भी पेडागोजी सॉल्व हो गया, ठीक है। भारी से हल्के मवाद की तरफ, पहले भारी चीज फिर हल्के मवाद, मुश्किल से मुख्तलिफ, मानूस से गैर मानूस की तरफ, यानी कि जो चीज हम समझ रहे हैं, फिर उसकी तरफ जो चीज हम नहीं समझ पा रहे। देखिए मिसालें जो होती हैं, उदाहरण जो आपकी आसपास की चीजें होती हैं, उनसे आप मानूस होते हैं, उनसे आप अटैच्ड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और इस्तिक़राई तरीका में देखिए सवाल को समझना था, ये बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन बच्चे गलती करके आ जाते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन जो है अलग अंदाज से दे दिया है ना, डायरेक्टली नहीं दिया। देखिए जो भी मिसाल होती है, जो भी आपके आसपास की चीजें होती हैं, उनसे आप बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, ठीक है। तो अटैच होते हैं तो ये मानूस चीज हुई, और उदाहरण प्रिंसिपल जिसको समझना होता है, याद करना होता है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा गैर मानूस होते हैं बच्चों के। तो यही तो इस्तिक़राई तरीका है, मानूस यानी कि मिसालों से, फिर गैर मानूस यानी कि उसूल और सिद्धांत की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल समझिए, बहुत अच्छा और आसान सवाल। उस्ताद तलबा से एक ट्रे में रखी रेत पर अपनी उंगलियों से हरूफ तहजी लिखने के लिए कहता है। एक ट्रे है जिसमें रेत रखी हुई है और हरूफ तहजी अल्फ़ाबेट्स लिखने के लिए कह रहा है। इस सरगर्मी का मकसद, इस तरह की एक्टिविटी का क्या उद्देश्य, क्या पर्पस होना चाहिए? बहुत आसान सवाल, आप सवाल का जवाब बिल्कुल पहले ही बता देंगे। क्लास में खेल के माहौल को फ़रोग देना, कि क्लास है उसमें खेल के माहौल को फ़रोग दे रहे हैं, ठीक है, या फिर साफ और गंदे हाथों के माबैन फ़र्क को समझ रहे हैं, या फिर अपनी बेहतरीन हरकी महारतों को मजबूत कर रहे हैं। हरकी महारत आपको पता है लिखने से ताल्लुक़ रखता है घर की याद से उनकी तवज्जो हटाना, जो घर की याद है उनसे अलग सिगरेट करना, ठीक है। सिगरेशन की बात वैसे भी गलत समझी जाती है पेडागोजी के आस्पेक्ट में। मैंने शुरू में कहा है क्वेश्चन में जब आप पढ़ेंगे कहीं ना कहीं लिखने से ताल्लुक है ना, कहीं ना कहीं खुशखत से ताल्लुक है, तो जाहिर सी बात है ये कौन सी महारत हुई? बार बार मैंने बताया, ये हरकी महारत क्या है? अपनी बेहतरीन हरकी महारतों को मजबूत कर रहे हैं बच्चा। इस तरह की सरगर्मी का यही मकसद होता है, लिखने की सलाहियत, खुशखत की जो कौशल और स्किल है वो बेहतर हो रही है। इस तरह के सवाल को बिल्कुल गलत करके नहीं आना है। अगर आपने मेरे सारे क्लासेस देखे होंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पेडागोजी में तो आपके एक भी सवाल गलत नहीं होने चाहिए, यानी कि उर्दू के 30 में से लगभग 28 से 29 तो आना ही चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, प्राइमरी सतह पर आमोजगारों का अंदाजा कद्र करते हुए जबान के उस्ताद को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए।
किस पर तवज्जो दी जानी चाहिए प्राथमिक स्तर पर? रिवायती हफ्तावारी जांच और रिपोर्ट कार्ड्स उसके इंदिराज पर, या फिर पास या फेल करार देने में मदद करने वाली मियाद के आखिर में होने वाले इम्तिहान पर, या फिर आमोजगारों की कारकर्दगी के बारे में मालूमात यकजा करने के मुख्तलिफ तरीक़ों के इस्तेमाल पर, और उसे तलबा और उनके वालिदैन के साथ साझा करने पर, या फिर तनव्वु और ज़बान की मशक़ में इजाफे के लिए क्लास वर्क और होमवर्क के बाद असाइनमेंट देने पर। असाइनमेंट जो बच्चे को हम होमवर्क देते हैं उसी को बोला जाता है। बताइए जवाब। मुझे उम्मीद है कि आप सही जवाब तक आप पहुंच गए होंगे। क्वेश्चन को समझिए। जो प्राथमिक स्तर पर आमोजगार लर्नर का अंदाजा कद्र करते हुए जबान के उस्ताद को किस पर फोकस करना चाहिए? बहुत ही आसान, किस पर फोकस करना चाहिए? देखिए, अंदाजा कद्र जो करते हैं, यहाँ अंदाजा कद्र के किसी किस्म के जिक्र नहीं, नॉर्मली अंदाजा कद्र, तो उसका क्या मकसद होता है प्राथमिक स्तर पर? ऑप्शन नंबर 3 पर गौर कीजिए। आमोजगारों की कारकर्दगी के बारे में मालूमात इकट्ठा करना कि जो बच्चे हैं वो क्या सीख रहे हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स है, उसी चीज को तो जानने के लिए हम अंदाजा कद्र करते हैं, असेसमेंट करते हैं। फिर मुख्तलिफ तरीकों के इस्तेमाल पर, फिर कहीं पर अगर हमको कमी नजर आ रही है तो अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है। और उनके वालिदैन के साथ साझा करना भी एक पॉजिटिव बात समझी जाती है, मुनासिब बात समझी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उनके पास एक या एक से जायद जबान का इल्म होता है, यानी कि ज़ू लिसानी होते हैं। सिंपल ही बात में समझ जाइए, वो एक से जायद जबान जान रहे होते हैं, और हिंदुस्तान में वैसा होता ही है, क्योंकि यहाँ पर हर एक एक इलाके में कई जबान के बोलने वाले बच्चे रहते हैं, है ना, मुख्तलिफ जबान के बोलने वाले रहते हैं। एक से जायद जबानों का इल्म बच्चे के लिए मुआविन होता है। मुआविन होता है, ये बात सही है। किस चीज में मुआविन होता है समझिएगा। आसानी से दूसरी जबान और नया मजमून सीखने में, कि इसकी मदद से जब बच्चे एक से जायद जबान सीखता है, जानता है, तो किसी भी जबान को आसानी से सीख लेता है, नया मजमून को। ये बात तो बिल्कुल सही और दुरुस्त है कि एक जबान दूसरी जबान को सीखने में, दूसरी चीज को सीखने में सपोर्ट करती है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। मुल्क के मुतनव्वे सकाफत और रिवायात को समझने में, जो अलग अलग कल्चर्स है, अलग अलग रिवायात है, उसको समझने में, ठीक है। लेकिन जो असल मकसद है वो ये कि अगर बच्चे एक से ज़ायद जबान सीख रहे हैं, जानते हैं, तो वो किसी भी जबान को नया मजमून को आसानी से सीख लेता है, ठीक है। हसास होने और दूसरे तलबा से बुग़्ज़ ना रखने पर, ये इस तरह का कोई ऑब्जेक्टिव दो जबान जानने का नहीं होता है। ज्यादा नंबर हासिल करने के लिए इस तरह की बात नेगेटिव समझी जाती है कि आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि नंबर ज्यादा से ज्यादा हासिल करें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि थोड़े से वक्त में क्लास में ज्यादा ले रहा हूँ, एलोबरेट ज्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस काफी डिस्कस करने हैं। अब मैं मुख्तसर में आंसर ही की वजाहत करूंगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। तीसरी जमात का नोटिस बुक देखते हुए, ठीक है, जबान के उस्ताद को कुछ गलतियां नजर आती हैं। वो महसूस करता है कि, यानी कि बच्चा तीसरी जमात के बच्चे की जो कॉपी देखता है, नोट्स बुक जब देखता है तो उसे लगता है कि उसमें कुछ गलतियां हैं, त्रुटि। तो क्या महसूस कर रहा कि बच्चे गलतियां लापरवाही की वजह से कर रहे हैं। देखिए, जब बच्चों के संदर्भ में त्रुटि की बात कही जाए तो वो बात पॉजिटिव समझी जाती है। इसका मतलब वो बच्चा
सीख रहा होता है, वो सीखने की साइन और सिंबल होती है। बच्चे गलतियां करते हैं और दोहराते हैं क्योंकि उन्हें सजा नहीं मिलती, इसलिए बच्चे गलती करते हैं। सजा देने और की बात तो नेगेटिव समझी जाती है। लापरवाही भी एक नेगेटिव शब्द है, और जो गलतियां हैं बच्चों के संदर्भ में वो पॉजिटिव बात है। बच्चों की गलतियां फितरी है और उनकी आमोदिश का इशारियां हैं, बिल्कुल सही बात। जो बच्चे हैं वो गलती करेंगे, है ना, गलती करता है इसका मतलब वो बच्चे सीख रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहीं पर कोई शक नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह के सवाल पूछ लेते हैं बच्चों आपको डाउट में डालने के लिए, तो बच्चों के संदर्भ में गलती यानी कि पॉजिटिव बात समझी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, बहुत ही मशहूर क्वेश्चन। वाइगोट्स्की के मुताबिक बच्चे हमजोलियों के साथ यानी कि ग्रुप होता है उनका, पीयर्स होते हैं, उनके साथ समाजी तामुल के जरिए सीखते हैं। जबान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे? जबान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे बताइए। अपने सबक का मंसूबा इस तरह बनाएं कि तलबा के लिए बैठकर काम करें और क्लास में बातचीत और तामुल से इख्तराज करें। देखिए जो ग्रुप लर्निंग होगा, देखिए जब भी वाइगोट्स्की की बात आए तो ग्रुप लर्निंग सोसाइटी से इंटरेक्शन की बात करता है ना, इंडिविजुअल की बात नहीं करता है। यह तामुल से इख्तराज यानी कि तामुल से बचने की बात कर रहा है, जो कि नेगेटिव बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। तामुल से बचने के लिए सबक का मंसूबा इस तरह बनाए। तामुल से तो आप बच नहीं सकते। वाइगोट्स्की के अनुसार क्लास में नज्म व नस्क बनाने रखने के लिए हौसला अफजाई, इनाम और सजा वगैरह देने का नज्म हो। इनाम देंगे और सजा देंगे, सजा और इनाम। देखिए ये सजा और इनाम की बात गलत है, सजा आप नहीं दे सकते। ग्रुप ऑप्शन नंबर 4 को आप और से पढ़िए। ग्रुप और दो के जोड़ियों में काम करने का नज्म करें ताकि वो हमजोलियों से तामुल कर सके। ग्रुप में पढ़ाना चाहिए, इसमें ग्रुप में, क्योंकि वाइगोट्स्की की जो पूरी थ्योरी है सोशल कंस्ट्रक्शन, वो ग्रुप में लर्निंग की बात ही कहता है। ठीक है, जहां पर बच्चे अपने तरीके से ग्रुप में रहकर सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। हिंदुस्तानी क्लास रूम कसीर लिसानी होते हैं, यानी कि जो हमारे भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो कक्षा होते हैं, जो उसमें जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग जबान बोलने वाले होते हैं। ठीक है, कसीर लिसानियत के सियाक में दर्ज झेल में से कौन प्राइमरी सतह के कसीर लिसानी यानी कि मल्टीलिंग्विज्म बहुभाषी रूम के बारे में से सबसे मौजू है, सबसे मुनासिब है, एप्रोप्रिएट है? बताइए। उस्ताद को आमोजगारों की जबान को नजरअंदाज करते हुए स्कूल की जबान पर तवज्जो दी जानी चाहिए। नजरअंदाज आप नहीं कर सकते, ये तो बात गलत हो गई। घर के या मादरी जबान का इस्तेमाल सिर्फ घर पर करना चाहिए, सिर्फ, ये भी गलत बात है ना। सिर्फ, ना, कम, ये सब नेगेटिव बातें समझी जाती हैं, आपको ऐसे छांट सकते हैं। हिंदुस्तान को एक लिसानी स्कूल रखना चाहिए, ये भी गलत बात है, जबकि हिंदुस्तान में एक लिसानी स्कूल तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं,
एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4, यही आपका सही होगा। क्या है? उस्ताद को तलबा की हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए, ताकि वो अपनी ज़बान में अपने माफी ज़मीर का इजहार करें और अपने नज़रियात की कदर करें, जो वो सोच रहे हैं वो अपनी ज़बान में व्यक्त करें, रखें, प्रकट करें, एक दूसरे के साथ साझा करें। ये बहुत अच्छी बात होती है। यही कसीर लिसानी क्लासरूम का, कक्षा का पहचान होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, जबान के उस्ताद को ऐसा काम देना चाहिए, जो जबान के जो टीचर है उसको ऐसा काम देना चाहिए जो जोड़ों या ग्रुप में किया जा सके। क्योंकि ग्रुप में काम देने का क्या मकसद होता है टीचर का, यही पूछा जा रहा है। समझिएगा, तलबा साथ में मिलजुल कर काम जल्द खत्म करेंगे, इसलिए ग्रुप में काम दिया जाए ताकि वो काम को जल्दी से खत्म कर दें। ये तो नेगेटिव बात है कि कोई काम इसलिए ग्रुप बनाया जाए कि वो जल्दी से काम खत्म कर दे। दूसरा ऑप्शन समझिए, ये उस्ताद के लिए काम को ये उस्ताद के काम को कम कर देंगे, उस्ताद का बोझ कम कर देंगे, इसलिए ग्रुप में दिया जाए। ये भी गलत बात है। देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव को आपको समझना है। कोई काम इसलिए कराए उस्ताद को कम थकना पड़े, कम मेहनत करनी पड़े, ये नेगेटिव बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई काम इसलिए कराया जाए ताकि वो जल्दी खत्म हो जाए, ये भी नेगेटिव बात है। इस तरह के ऑप्शंस को खत्म कर दीजिएगा, काट दीजिएगा। अगर आपने हमारे क्लासेस को देखा होगा तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आपका वैसे भी पहले से डेवलप हो गया होगा। ऑप्शन नंबर 3 आप देखिएगा, इस तरह के बामाना काम से तलबा एक दूसरे से सीखते हैं और ताउन करते हैं, यही तो ग्रुप लर्निंग होता है। कि ग्रुप में सिखाने का मकसद ये होता है कि बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ ख्यालात को जाहिर करते हैं, बताते हैं और सीखते हैं, यही ग्रुप लर्निंग होता है। यही जोड़ों में, यही जब हम ग्रुप में वर्क देते हैं, यही मकसद होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 पर भी गौर कर लीजिए, ये तलबा में ज्यादा नंबर हासिल करेंगे इसलिए पढ़ा रहे हैं ग्रुप में कि तलबा को नंबर ज्यादा आ जाए, ये भी नेगेटिव बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस्ताद ने क्लास में देखा कि एक बच्चे को जबान पढ़ने और समझने में परेशानी हो रही, पढ़ने और समझने से रिलेटेड परेशानी है बच्चे को। ये डैश की अलामत है, किस चीज की अलामत हो सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लेता है। यानी कि पढ़ने लिखने से जो बच्चे के अंदर डिसीज है उसको क्या कहा जाता है? डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिस्ट्रेक्सिया या डिसलेक्सिया। देखिए, जो पढ़ने से रिलेटेड जो बच्चों की बीमारी है उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। इन्होंने थोड़ा सा हिंदी में स्पेलिंग एरर है, डिसलेक्सिया इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का और भी समझिए। ऑप्शन नंबर 2 में देखेंगे आप डिसग्राफिया। डिसग्राफिया क्या होता है? जब बच्चों को लिखने में दुश्वारी होती है, लिखने से रिलेटेड जो परेशानी होती है उसको डिसग्राफिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 डिसकैल्कुलिया, जब बच्चे को मैथमेटिक्स से जोड़ घटा में, हिसाब में परेशानी होती है तो उसको डिसकैल्कुलिया बोलते हैं। बहुत आसान, तीनों कॉन्सेप्ट, तीनों शब्द को समझिए। पेपर 1 में मैथमेटिक्स के सवाल में आपको काफी मुआविन होगा, मददगार होगा। डिसकैल्कुलिया मैथमेटिक्स से रिलेटेड डिसीज है, बीमारी है यानी परेशानी है। डिसग्राफिया लिखने से रिलेटेड है और डिसलेक्सिया पढ़ने से रिलेटेड बीमारी और परेशानी है बच्चों की। मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीनों कॉन्सेप्ट आपका सही हो गया होगा, कहीं पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, प्राइमरी सतह पर अंदाजा कद्र करने के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? प्राइमरी यानी कि प्राथमिक स्तर पर आकलन का क्या 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 उद्देश्य होता है? कौन सी बात दुरुस्त है? हर मियाद के अख्तिताम पर अंदाजा कद्र करना चाहिए, यानी कि आखिर में
अंदाज़ा कद्र करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए, ये भी गलत बात है, बल्कि बीच में भी करनी चाहिए। अंदाज़ा कद्र को रियासती अमल पर मबनी होना चाहिए, अंदाज़ा कद्र रियासती अमल पर मबनी हो, ये बिल्कुल भी गलत बात है। अंदाज़ा कद्र को स्कूल पर मबनी होना चाहिए और उसे तदरीस आमोजिश का दाखिली हिस्सा होना चाहिए। ये सबसे अच्छी और खूबसूरत और अहम बात है कि भाई अंदाज़ा कद्र का जो अमल है वो आपका तदरीस का जो अमल है, आमोजिश का जो अमल है बच्चों को, उससे रिलेटेड होना चाहिए, उसका दाखिली इंटरनल पार्ट होना चाहिए, दाखिली हिस्सा समझना चाहिए और होना चाहिए। यही तो अंदाज़ा कद्र होता है। और बच्चों पर मरकूज होना चाहिए, स्कूल पर मबनी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिएगा, हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्यों नहीं होगा? साल में सिर्फ एक बार अंदाजा कद्र होना चाहिए, सिर्फ, वैसे भी गलत बात है, सिर्फ नेगेटिव बात है। सिर्फ कौन सी बात है? नेगेटिव बात है। इसको आप ऐसे छांट सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके मुताबिक दर्ज झेल में से कौन जबान क्लास रोम का सबसे मुस्तनद मवाद है? सबसे मुस्तनद ऑथेंटिक कंटेंट क्या है आपके हिसाब से? तदरीसी किताब, टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक, वर्क बुक, अखबार, न्यूज़पेपर, या फिर मुआविन दरसी किताब, जो मुआविन जो सहायक पाठ्य पुस्तक होती हैं वो। देखिए, सबसे जो ऑथेंटिक कंटेंट है वो न्यूज़पेपर। क्या है? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को हम एज ए ऑथेंटिक रिसोर्स हम यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, जबान की आमोदिश के लिए मवाद की तैयारी के उसूलों में एक है जबान की आमोदिश। जबान को सीखने के लिए मवाद की जो तैयार करते हैं, कंटेंट जो तैयार करते हैं, उसके उसूलों में से एक है। यानी कि कौन कौन से उसूल यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनमें से एक उसूल नीचे भी बताया गया है। उम्र के हर जुमरे के लिए पेचीदा मवाद का इंतखाब करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड कॉन्टेक्ट कंटेंट हम इंतखाब करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर सकते, इजी करेंगे जो बच्चों के लिए मुनासिब मौजू हो। मवाद की दुरुस्त दर्जा बंदी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जो मवाद का जो कंटेंट है उसका जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ये वाला उसूल तो हम यूज करते हैं। किसी भी तरह के मवाद का कि कोई भी कंटेंट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि वही कंटेंट यूज करेंगे जो बच्चों के लिए मुनासिब हो। मवाद के मुख्तसर और महदूद होना चाहिए। मवाद को मुख्तसर हो, शॉर्ट हो और महदूद हो, लिमिटेड हो, ये भी गलत बात है, नेगेटिव बात है, मुख्तसर और महदूद। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यही वाला उसूल यूज करेंगे इन चारों में से। ये जो बाकी के जो 3 है वो बिल्कुल कंटेंट तैयार करने से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, गलत है। कौन कौन से उसूल करते हैं? जो उम्र के बच्चे की उम्र के लिहाज से दुरुस्त हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, जबान का इक्तिसाब होना चाहिए। जबान के इक्तिसाब समझिएगा, जबान के आमोदिश, जबान के सब बार बार मैं समझा चुका हूँ। जबान के इक्तिसाब यानी कि फितरी जबान, यानी कि मादरी जबान, नेचुरल तरीके से जो जबान सीखता है। जबान का इक्तिसाब होता है कब? बताइएगा। बच्चे को कवायद के उसूलों बच्चे को कवायद के उसूल पढ़ाए जाएं जब होगी जबान की तरह, या फिर जब बच्चे को जजा या सजा दी जाए। जजा और सजा, सजा तो कर नहीं सकते, ठीक है। और उसूल पर भी तवज्जो नहीं देते हैं मादरी जबान सीखने में। हमें उसूल और व्याकरण की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बच्चे को जबान से रूबरू होने का मौका दिया जाए, यानी कि जो बच्चे को क्लाइमेट दिया जाए, इंटरेक्ट करने का मौका दिया जाए। फिर बच्चे बगैर शऊरी तवज्जो के जबान को सीखता है। बच्चा बगैर शऊरी तवज्जो, कॉन्शियस तरीके से तवज्जो देने के दिए बगैर जबान को सीख लेते हैं बच्चे। ये बिल्कुल जो मादरी जबान है उससे रिलेटेड है। बिल्कुल सही बात है कि बच्चा जो है वो फितरी तरीके से मादरी जबान सीखता है, क्योंकि जबान के इक्तिसाब
से रिलेटेड सवाल है। जबान के इख्तिसाम आप समझते हैं यानी कि मादरी जबान। तो मादरी जबान के लिए बहुत ज़्यादा हमें वसाइल की ज़रूरत नहीं होती है, रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अनकॉन्शियस तरीके से भी बगैर शऊरी तवज्जो के बिना भी हम पढ़ सकते हैं और ज़बान सीख सकते हैं, मादरी ज़बान, और इसी सीखती भी हैं बच्चे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं बच्चे तभी आप घर की ज़बान सीखें, ऐसा क्यों है? आप अब भी जब गौर करेंगे या बच्चे आपके गौर करेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस की ज़रूरत नहीं होती मादरी ज़बान में। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 ये ज़्यादा बेहतर आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। जबान की पैदावारी महारतें हैं, प्रोडक्टिव कौशल्स स्किल्स हैं, कौन कौन सी? बहुत ही आसान सवाल, नॉलेज वाले सवाल। प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी होती हैं? पढ़ना और लिखना, पढ़ना और सुनना, या बोलना और लिखना, या फिर बोलना और सुनना। देखिए प्रोडक्टिव स्किल जो है बोलना और लिखना। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 बोलना और लिखना, ये पैदावारी स्किल्स और कौशल है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। बच्चों की ऐसी सरगर्मियों से तरगीब होती है जिनकी, यानी कि बच्चों को किन सरगर्मियों से तरगीब होती है, किन सरगर्मियों से बच्चे मोटिवेट होते हैं। देखिए बार बार इस तरह के सवाल आते हैं, इसलिए समझना चाहिए बच्चों की जो सरगर्मी हो वो कैसी होनी चाहिए। मनसूबा शादी बड़ों ने की हो, यानी कि ऐसी सरगर्मी जिनकी मनसूबा साजी बड़ों ने की हो, मनसूबा साजी बच्चों ने की हो, ऐसी सरगर्मी जिनकी मनसूबा साजी बच्चों ने की हो, या फिर जो उनके लिए बामाना हो। यही सबसे खूबसूरत और अहम बात है कि बच्चों की सरगर्मी ऐसी होनी चाहिए जो उनके लिए बामाना हो। क्या हो? बामाना हो, मीनिंगफुल हो, अर्थपूर्ण हो। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात सवाल समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। जू लिसानी बच्चे एक जबान बोलते वक्त, जू लिसानी बच्चे यानी कि एक से ज्यादा जबान जानने वाले बच्चे एक जबान बोलते वक्त अक्सर दूसरी जबान की लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बहुत आसान सवाल, नॉलेज वाला सवाल। कोड स्विचिंग कहा जाता है। जब बच्चा एक जबान बोलते वक्त दूसरी जबान भी इस्तेमाल करने लग जाता है तो उसको कोड स्विचिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, बहुत ही आसान और हल्का नॉलेजफुल वाला क्वेश्चन। बच्चों की आमोदिश के अंदाज़े कदर में मुस्तअमल स्कोरिंग गाइड को क्या कहा जाता है? जो बच्चों की जो आमोदिश के अमल में जो हम आकलन करते हैं उसमें ऐसा टूल यूज करते हैं जो स्कोरिंग गाइड होता है। स्कोरिंग गाइड क्या होता है? रूब्रिक्स होता है। बहुत आसान सवाल। रूब्रिक्स जो इस्तेमाल करते हैं हम बच्चे के आकलन में, वो स्कोरिंग गाइड होता है। ठीक है, क्या होता है? स्कोरिंग गाइड होता है। ठीक है, जिसके अंदर हम बच्चों को ग्रेड वगैरह देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण और अहम सेशन आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, लैंग्वेज में अच्छा स्कोर करने के लिए था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। अगर मन में किसी भी किस्म का डाउट और शक है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर तहरीर कीजिए। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।